गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, अपनी फिर वही दो लाइनें। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फोन पर, जब साथ होंगे अमित सर लाइव। अमित चौहान केमिस्ट्री लाइव क्लासेस में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू द लाइव क्लास। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक हमने कितना कवर अप कर लिया है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, हमारा चैप्टर जो चल रहा है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन या रिएक्शन रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने, जहां तक हम सिलेबस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये सिलेबस अभी तक हम कवर अप कर चुके हैं। आपको स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन बताया जा चुका है। आपको कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है, हमने ये बता दिया है। आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंसेस हम अच्छे से बता चुके हैं। आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है ये हमने बताया। आपको मॉलिक्यूलरिटी और रेट लॉ में डिफरेंस भी हम बता चुके हैं। रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट भी आपको बताया जा चुका है। आज बारी है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की। सो शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। देखिए, जब जब आपसे रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा जाता है तो आप शायद रेट ऑफ द रिएक्शन कुछ इस प्रकार लिखते हैं। मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी फॉर्मिंग C प्लस डी। अगर ये कोई रिएक्शन मेरे पास है तो आप इस रिएक्शन का अगर रेट लिखने को मैं कहता हूं तो आप लिखते हैं माइनस डेल ए बाई डेल टी और माइनस डेल बी बाई डेल टी। जहां तक हम रिएक्टेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन समय के साथ घटती जाती है तो वहां माइनस लगता है, और जहां पर प्रोडक्ट्स की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर हम प्लस लगाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ती जाती है। साथ ही रेट एक्सप्रेशन को लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, अगर किन्हीं रिएक्शंस में कोफिशिएंट होता है तो उसमें बस हल्का सा एक एडिशन ये हो जाता है कि जब जब रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जो कोफिशिएंट होते हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। ये था हमारा रेट एक्सप्रेशन। तो पहला, जब भी आपसे काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना आएगा तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, रेट एक्सप्रेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे। आगे आता है यूनिट्स ऑफ रेट। आप लोग जानते हैं यूनिट्स ऑफ रेट हैं आपकी मोल पर लीटर पर सेकंड और एटमॉस्फेयर पर सेकंड के हिसाब से हम लोग यूनिट डिजाइन करते हैं। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट। अब रेट दो तरह का होता है, एक एवरेज रेट, राइट, चेंज दैट इज टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको हम डेल एक्स बाई डेल टी या माइनस डेल आर बाई डेल टी या प्लस डेल पी बाई डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम लोग काइनेटिक्स के अंदर जब हम एवरेज रेट निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हम डेल्टा शब्द का चयन करते हैं, हम इसका चयन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, रेट आपका दूसरे तरह का होता है जिसे हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और याद रहे, रेट को हम, इंस्टेंटेनियस रेट को हम dx बाई डी टी या da बाई डी टी यानी कि d बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आपको नोट डाउन करना होगा, एक्चुअली नोट डाउन करना है एवरेज में डेल बाई डेल टी और इंस्टेंटेनियस रेट में d बाई डी टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक अब हम यहां से शुरू करते हैं और शुरू करते हैं। इसके बाद हमने बताया आपको रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए दूसरा एक्सप्रेशन, अगर रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना हो तो दूसरा एक्सप्रेशन है जिसे रेट लॉ के नाम से पहचाना जाता है। अब रेट लॉ कैसे लिखा जाता है? रेट ऑफ एनी रिएक्शन, मान लो अगर उसके अंदर दो रिएक्टेंट हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, रेट ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। हम इसलिए ऐसे इसको लिखते हैं। अब अल्फा और बीटा आप लोग जानते हैं, अगर किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म पता हो तो अल्फा बीटा स्लो स्टेप से लिखा जाता है। लेकिन साथ के साथ जहां तक हम रेट लॉ की बात करते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है या एक्सप्रेशन है, और अल्फा और बीटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। अगर अल्फा प्लस बीटा को अगर हम ऐड कर दें तो ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। सवाल है, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अब मैं यहां पर हेडिंग डालता हूं, यहां पर हम हेडिंग डालते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मेरा सवाल, अब सवाल आता है कि रेट लॉ को कैसे निकाला जाता है। बेटे, रेट लॉ को निकालने का तरीका अब हम लोग खोज रहे हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटली कैसे रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को निकाला
जा सकता है। कल हमने दो मेथड कवर अप कर लिए थे, जिसमें पहला था ग्राफिकल मेथड, दूसरा था दैट इज ओस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड। आज बारी है दैट इज थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से रेट लॉ निकाल सकते हैं या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं, हमने आपको बताया है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट निकालनी हो तो शायद आपके पास एक जनरल फॉर्मूला होता है कि मोल की पावर 1 - n, ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है, लीटर की पावर n-1, और इसके बाद होता है सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला हमने प्यारे बच्चों आप लोगों को बताया है। अब आप लोग जानते हैं इसमें वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहां पर n जो होता है ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। अब अगर कोई रिएक्शन मान लो जीरो ऑर्डर की है, तो जीरो ऑर्डर में आप यहां पर यूनिट्स ऑफ k के लिए आप क्या करने वाले हैं? n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, यहां n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो यूनिट्स आ जाएंगी दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताइए, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में k की यूनिट, यहां पर आप n की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 - 1 0, ये 1 हो जाएगा, यहां पर 1 - 1 0 और ये भी 1 हो जाएगा। तो आपके लिए सेकंड केस में केवल और केवल जो बचने वाला है वो सेकंड इनवर्स बचने वाला है। तो यूनिट्स ऑफ k दैट इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लो मेरे पास रिएक्शन है A फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स, ये रिएक्शन है, और मैं कहता हूं इस रिएक्शन के लिए k है हमारे पास 1.5 × 10 की पावर दैट इज -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यहां पर आपसे अगर मैं कहूं कि बताइए इस रिएक्शन का, आपसे पूछा जाता है बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो बड़ा साधारण सा है भैया, k की यूनिट्स देखिएगा आप, k की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और आप लोगों को अभी बताया गया मोल पर लीटर पर सेकेंड k की जो यूनिट होती है वो कौन से ऑर्डर के लिए होती है? जीरो ऑर्डर। तो आप साधारण सा आंसर यहां पर लिख सकते हैं द रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। ऑलराइट, द रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, इसका मतलब जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर की है। बड़े आसानी से आपने बता दिया। अब अगर इसी रिएक्शन के केस में मैं सेकंड केस ये कहूं कि k की जो यूनिट है, k की जो वैल्यू है दैट इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज 10⁻⁻⁴, और यहां पर अगर मैं सेकंड इनवर्स लिख दूं, अब आप देखिएगा k की जो यूनिट है सेकंड इनवर्स वो कौन से ऑर्डर के लिए है? फर्स्ट ऑर्डर। और अब मैं आपसे कहूं कि प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो बड़े आसानी से आप बता सकते हैं सर k की यूनिट देख के ही पता लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इस प्रकार मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि k बड़े काम की चीज है, ये काइनेटिक्स कांस्टेंट है, इसे रेट कांस्टेंट कहते हैं, बड़े काम की चीज है, और अगर k को भी ध्यान से पढ़ लिया जाए तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आसानी से निकाला जा सकता है। ये हमारा अब जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसकी थीम है। मतलब अगर k पर ध्यान दें तो आसानी से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता लगाया जा सकता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक इसी बेसिक्स के साथ, और टॉपिक है हमारा, द टॉपिक फॉर टुडे इज, अब हमारा टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। यहां से टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। ये थर्ड मेथड होता है लाडलो, ये थर्ड मेथड होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, और इनकी मदद से हम आसानी से पता कर सकते हैं कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है, हमारे पास कुछ रेट की इक्वेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट। उन इक्वेशंस की मदद से हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए इंटीग्रेशन करके एक रेट इक्वेशन निकाल लेते हैं। जैसे मान लो रिएक्शन है A मोल ऑफ A फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, तो चलिए इसके लिए हम कोई इक्वेशन ऐसी डेराइव कर लेते हैं कि उस इक्वेशन की मदद से हमें आसानी से पता लग जाए कि
कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है या नहीं है। तो अब पहले हम डेरिवेशन करने वाले हैं। क्योंकि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो रेट दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहले तो लिखा जा सकता है रेट, हम लिख सकते हैं ऐसे, रेट कैन बी रिटन एज, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार, हम लिख सकते हैं माइनस dA/dt। क्यों लिखा हमने माइनस dA/dt? रीजन है भाई, रेट एक्सप्रेशन से अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं तो माइनस dA/dt, और अगर एवरेज रेट लिखते हैं तो ΔA/ΔT, और रेट लॉ से रेट अगर निकाला जाए, भाई दो ही एक्सप्रेशन है हमारे पास रेट निकलने के, रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने के। अभी तक या तो रेट एक्सप्रेशन से रेट ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं या रेट लॉ से निकालते हैं। तो रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है k a की पावर अल्फा, लेकिन क्योंकि जीरो ऑर्डर की है तो a की पावर 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि रेट इसके भी बराबर है और रेट इसके भी बराबर है, तो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो यहां आ जाएगा माइनस dA/dt, दिस इज इक्वल टू k a की पावर 0, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया माइनस dA/dt इज इक्वल टू k। अब यहां पर dA किसके बराबर हो जाएगा? dA बराबर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस k dt। ऑल राइट, अब हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड। इंटीग्रेशन करेंगे, k कांस्टेंट है तो k को बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करते हैं? जैसे कि ये इक्वेशन है हमारे पास, a फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स, दिस इज द इक्वेशन वी आर हैविंग राइट नाउ। शुरू में मान लेते हैं रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, उस समय 0 सेकेंड है, उस वक्त a की कंसंट्रेशन है A0, मतलब दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन। ऑल राइट, अब रिएक्शन चलती चली गई, रिएक्शन चलना शुरू हो गई और रिएक्शन आपकी पहुंच गई t समय तक। आफ्टर टाइम t, मान लो रिएक्शन t सेकेंड तक हो चुकी है, तो a का कुछ अमाउंट किस में तब्दील हो गया होगा? प्रोडक्ट में। तो बचेगा कितना? कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t। तो यहां सबसे पहले आप इनिशियल ये A0 को समझिए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, या साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं ये इनिशियल कंसंट्रेशन है जिसके साथ रिएक्शन शुरू की जाती है, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन। अब आप ये है कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t, दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन, या आप कहिए कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टी टाइम। ऑल राइट, तो अब इंटीग्रेशन करते हैं। रिएक्शन 0 से t समय तक चल रही है, रिएक्शन 0 से t समय तक चल रही है। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ऊपर चलते हैं, इधर देखेंगे, यहां पर ये आपका a आ गया, दिस इज a, इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज 1 डॉट dA इज इक्वल टू a। अब यहां पर लिमिट हो जाएगी 0 टू t। इसी प्रकार अब अगर हम यहां से k बाहर आ गया, k कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये 1 डॉट dt का हो जाएगा t, और ऊपर दैट इज नीचे हम लिखेंगे लोअर लिमिट, ऊपर लिखेंगे हम अपर लिमिट। अब पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कंसंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट आफ्टर टाइम t। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट आफ्टर टाइम t, और अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t इज इक्वल टू 0, या हम इसको कह सकते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू माइनस के बाहर t के अंदर t पुट करेंगे और एक बार t को 0 पुट करेंगे तो ये सिर्फ बचेगा दैट इज kt। तो यहां पर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा k इज इक्वल टू, जब इसे सॉल्व करेंगे k इज इक्वल टू kt इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा a0 माइनस a, दिस इज a0 माइनस at, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। और अब यहां पर t को अगर मैं नीचे ले जाता हूं तो ये बन गया 1 बाई t, यहां पर लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द डेरिवेशन फिजिक्स में आते हैं, केमिस्ट्री में नहीं आते हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि फॉर्मूला हम कैसे डेराइव किया है हमने।
आपको अब जो फोकस करना है वो फोकस करना है केवल और केवल इस बात पर, केवल और केवल इस फॉर्मूले पर आपको फोकस करना है, बड़े अच्छे से आपको फोकस करना है। पहला इस पर, ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यद्यपि कोई भी रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, कोई भी रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो याद रखिएगा वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। कोई भी रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर की होगी तो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। बढ़ते हैं आगे, इसे नोट डाउन करते हैं। पहले इसको हम नोट डाउन करते हैं यहां से। तो इसमें अब इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर जीरो ऑर्डर, एंड एक्सप्रेशन दैट वी हैव इज सिंपली इक्वल टू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, k इज इक्वल टू 1/t, k इज इक्वल टू 1/t, एंड दिस इज a नोट माइनस at। आगे बढ़ने से पहले ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। कोई भी रिएक्शन यूनिवर्स में होने वाली अगर वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है या जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो वो इस इक्वेशन को 100% फॉलो करेगी, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पुटअप करता हूं। क्वेश्चन क्या है? न्यूमेरिकल है, जरा गौर फरमाइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, एंड द न्यूमेरिकल इज, हमारे पास एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है 2 moles of NH3 गैस फॉर्मिंग N2 गैस प्लस 3H2 गैस। सबसे पहले मैं यहां पर ये एक रिएक्शन लेता हूं और इस रिएक्शन के लिए ये जीरो ऑर्डर की है, इसमें गिवन है दिस रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। सेकेंड पॉइंट इज दिस वन गिवन। अब आपको यहां पर दिया हुआ है द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज 1.5 इंटू 10 की पावर दैट इज -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क विद ऑल ऑफ यू इज कैलकुलेट रेट ऑफ द रिएक्शन। आपको रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है। नंबर 2, आपको यहां से निकालना है दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, ये आपको निकालना है। और इसके बाद थर्ड पार्ट में आपको निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। ऑलराइट, इट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 एंड H2, ये आपको निकालना है। तो मैं सॉल्यूशन यहां से शुरू करता हूं, अपसाइड से शुरू करता हूं मैं यहां से। मेरे प्यारे बच्चों, काइनेटिक्स में अगर मैं कहूं कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो जैसे कि आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया गया, रेट ऑफ द रिएक्शन 2 फॉर्मूले, अभी तक केवल और केवल 2 ही फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। पहला, आपको हमने बताया कि रेट ऑफ द रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन से निकाला जाएगा, यानी कि इस रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो हम रेट का पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे ऐसे, यहां से इस प्रकार लिखेंगे, दैट इज रेट इज इक्वल टू -1/2 दैट इज डेल NH3 डिवाइडेड बाई डेल T। राइट, ऐसे लिखेंगे। फिर मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू प्लस डेल N2 डिवाइडेड बाई डेल T, डेल N2 डिवाइडेड बाई डेल T, ऐसे लिखेंगे, आपको बताया हुआ है हमने। और दूसरा, रेट हम लिख सकते हैं बाय रेट लॉ से, एंड रेट लॉ कहता है रेट इज इक्वल टू K A की पावर 0, यानी कि NH3 की पावर 0। रिएक्टेंट NH3 है तो इसकी पावर 0, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, तो हम ऐसे लिखेंगे। यहां पर रेट आपको गिवन है, रेट आप ये K आपको गिवन है,
NH3 की पावर 0 यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू K, और K आपको गिवन है, कितना गिवन है K आपको? K आपको गिवन है दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, यहां पर ये आपको गिवन है। ऑलराइट, तो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा K के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो पहला आंसर बड़े आसानी से निकल जाता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, और सीधा यूनिट भी लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ऐसे बड़े सरल तरीके से आपने रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल दिया। अब अगर कोई आपसे कहता है भैया बताइए सेकेंड पार्ट क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो सेकेंड पार्ट में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू, यहां से हम आगे बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू, आपको बताया हुआ है कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ऑफ NH3 की मल्टीप्लाई रेट ऑफ द रिएक्शन से कर देंगे, भैया कोफिशिएंट क्या है बताओ, कोफिशिएंट क्या है NH3 का कोफिशिएंट ये रहा 2, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ द रिएक्शन की। रेट ऑफ द रिएक्शन कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर -3, और ये सीधा आंसर आ जाएगा 3.0 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहां से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ जाता है। तो इस प्रकार इस न्यूमेरिकल को कराने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं आपने प्रीवियस लेक्चर को स्किप नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे, इस तरीके से इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे, बहुत प्यार से, बहुत होले होले, बहुत आसानी से इस प्रकार हम सारा का सारा टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर इस प्रकार हम लोग सारा धीरे धीरे कर लेंगे। तो एक बार अब रिवीजन की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने क्या बताया आपको, हेडिंग क्या था हमारा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया, क्या है K इज इक्वल टू 1/T, दैट इज A नोट माइनस AT। यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से K का मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट, T का मतलब क्या है, टाइम, रिएक्शन T समय तक चल चुकी है। आगे बात करते हैं A नोट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है या ये वो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जो शुरुआत में ली गई है, यानी कि जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, या वो कंसंट्रेशन जिसे लेकर हम रिएक्शन को शुरू कर रहे हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज, इसे आप ध्यान रखेंगे, कंसंट्रेशन एट टाइम T, मतलब जब रिएक्शन T समय चल चुकी है तो उस वक्त A की कंसंट्रेशन कितनी बची हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ A T समय के बाद जो बची हुई है। अब यहां से हम पढ़ते हैं ग्राफ। यहां पर दो ग्राफ इसके बड़े इंपॉर्टेंट बैठते हैं। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। देखिए पहला ग्राफ, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है और आप लोग जानते हैं, यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 0, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव होगा, लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आपसे हम कहते हैं भैया रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ जो है वो एक लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों है पैरेलल टू एक्स एक्सिस? देखिए जब कंसंट्रेशन ये है तब भी रेट वही है, जब कंसंट्रेशन बदल दी हमने, यहां पर 2 मोलर है, यहां पर 4 मोलर है, तब भी रेट ऑफ द रिएक्शन फिक्स है। इसका मतलब कंसंट्रेशन बदली जा रही है, लेकिन कंसंट्रेशन के बदलने से रेट नहीं बदल रहा है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अभी जब हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे थे, तो आपने देखा, उस वक्त आपने देखा कि वहां पर आया था, एक लाइन आई थी, दैट इज -KT इज इक्वल टू AT माइनस A नोट। जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, आप बेसिक वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ऑलराइट, और ये आया था दैट इज इक्वल टू A नोट, ये आया था। अब यहां पर हम क्या करते हैं, AT को मैं इधर ले जाता हूं और KT को मैं इधर ले आता हूं, इसको इधर ले जाते हैं और इसे यहां ले आते हैं। तो यहां पर ये कुछ इक्वेशन मेरे पास इस तरह की बैठती है, यहां से दैट इज A
concentration of A left after time t is equal to that is equal to KT या माइनस KT प्लस A नोट, माइनस KT प्लस A नोट ऐसे बैठता है। अब अगर इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी से अगर मैं mx प्लस सी से अगर कंपेयर करता हूं तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि A है, और अगर मैं यहां पर A विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो स्लोप माइनस है, स्लोप नेगेटिव है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब लाइन नीचे की तरफ को आएगी और यहां से शुरू हो जाएगी, लाइन नीचे की तरफ को आएगी और यहां से शुरू हो जाएगी। अब ये क्या बच गया आपके पास, ये है आपके पास A नोट और यहां पर स्लोप आपका आ जाएगा माइनस के। तो दिस इज, ये दो इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं इसके, ये रेट वर्सेस कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। मेरे प्यारे बच्चों, तीन चीजें अभी तक आपको क्लियर करनी है। पहला आपको क्लियर करना है, फर्स्ट आपको जो क्लियर करना है वो फर्स्ट आपको ये क्लियर करना है, बताइए व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर ए रिएक्शन प्रोसीडिंग विद जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। पहले तो ये आपको फॉलो करना है, आपको आना चाहिए, और उसका आंसर है सीधा k इज इक्वल टू 1/t A नोट माइनस AT। इसके बाद नंबर 2, बोर्ड के हिसाब से CBSE हो या ICSE बोर्ड हो, दोनों के हिसाब से अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 आपका ये है कि आपको ग्राफ पता होना चाहिए, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए, और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ये दोनों ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट पर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट पार्ट है आपका दैट इज हाफ लाइफ। भाई सीधी सी बात है, हाफ लाइफ का मतलब है जब एक रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाए, तो जितना समय रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में लगता है उसे उस रिएक्शन की हाफ लाइफ कहा जाता है, माना जाता है। यानी कि इसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको मैं टी हाफ भी कह सकता हूं, टाइम टेकन बाय ए रिएक्शन व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब ध्यान से सुनिए, वो समय जो एक रिएक्शन लेती है जब उसका आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या इसको मैं T50% भी कह सकता हूं कि यानी कि वो समय जो कोई रिएक्शन लेती है जब उसको 50% कंप्लीट होने में जितना समय लगता है। अब हाफ लाइफ के लिए एक्सप्रेशन मेरे प्यारे बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, k इज इक्वल टू 1/t। अब अगर आधा कंप्लीट हो चुकी है तो टी हाफ लिखिए यहां पर, ऑलराइट। यहां पर लिखेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और अगर कोई रिएक्शन मान लो A फॉर्मिंग द प्रोडक्ट ये है, स्टार्टिंग में कंसेंट्रेशन A नोट है, अब आधा वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो बचेगा कितना, A नोट बाई 2 ये बचेगा। तो ये आपका बराबर हो जाएगा AT के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को हमने बताया है यहां पर जो हम AT लिखते हैं, AT का मतलब होता है, गौर से सुनिए, AT का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट आफ्टर टाइम T, रिएक्टेंट की वो कॉन्सेंट्रेशन जो T समय के बाद बचती है। अब आप लोगों को पता है 50% कंप्लीट हो चुका है तो बचेगा कितना बचेगा, A नोट बाई 2। सो यहां पर इसे गौर फरमाएंगे। अब यहां से एक्सप्रेशन आ जाएगा k इज इक्वल टू बचा कितना, A नोट होल डिवाइडेड बाई T हाफ। तो हमारे पास A नोट बाई 2 ये बचा मल्टीप्लाइड बाई T हाफ, यानी कि एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास दैट इज T हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू A नोट अपॉन 2k। ये सेकेंड एक्सप्रेशन आपका आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको तीसरी बात जो यहां पर पता होनी चाहिए आज के लेक्चर में, वो ये पता होनी चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है तो उसे आधा कंप्लीट होने में कितना समय लगता है और उसका एक्सप्रेशन क्या है। तो अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो उस रिएक्शन की अगर हाफ लाइफ निकालनी हो या T50% निकालना हो तो एक्सप्रेशन है आपके पास A नोट अपॉन 2k। अब A नोट आप जानते हैं, A नोट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो नोट करिएगा यहां पर। अब कुछ क्वेश्चन टाइम। ये एक्सप्रेशन क्या कहता है, ये एक्सप्रेशन ये कहता है
अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो जो हाफ लाइफ होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऑल राइट, एग्जाम्पल, अ रिएक्शन ए फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन के लिए ए नोट है रिएक्शन के लिए, दैट इज 1 मोलर। उस वक्त उसकी हाफ लाइफ है 20 सेकेंड। केस नंबर टू में हम क्या करते हैं, अगली बार उसी रिएक्शन को एक अलग कॉन्सेंट्रेशन के साथ शुरू करते हैं। अगली बार उसी रिएक्शन को हम 2 मोलर से शुरू करते हैं और तब हम ये पाते हैं कि तब उसकी जो हाफ लाइफ है, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन डबल की तो हाफ लाइफ भी डबल हो गई। अगली बार उस रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में जो समय लगा वो 40 सेकेंड्स लगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सीधी सी बात, कि भैया इस अबव रिएक्शन में जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, 1 मोलर से 2 मोलर किया, हाफ लाइफ भी उसकी डबल हो गई। तो हम ये कह सकते हैं हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और आप जानते हैं ये कब होता है? जब रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होती है? जीरो ऑर्डर। देयरफॉर रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। तो इस प्रकार धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे और अपने डाटा को कलेक्ट करते रहेंगे। 3 चीजें अभी तक बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? पहला, जीरो ऑर्डर के लिए रेट एक्सप्रेशन क्या है? K इज इक्वल टू 1/T A नोट माइनस AT। और दूसरा पॉइंट, ग्राफ आपको इंपॉर्टेंट लर्न होने चाहिए। और तीसरी बात, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ, अगर हाफ लाइफ निकालनी हो, T हाफ निकालना हो, T 50% निकालना हो, तो एक्सप्रेशन है A नोट अपॉन 2K। ऑल राइट, इसी के साथ इसी पॉइंट पर अब लास्ट क्वेश्चन आपका आता है। लास्ट क्वेश्चन बोर्ड के लिए 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरा गौर फरमाइएगा। और क्वेश्चन है आपका, दिस इज द क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम एंड दिस इज ऑफ 3 मार्क्स। 3 मार्क्स फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शो that is T 3/4 of a reaction, T 3/4 of a reaction is 1.5 times T half। अब आप लोगों को देखो, यहां पर सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर। अगर वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसे फॉलो करती है, यानी कि ये इसको फॉलो करती है 1/T एंड दिस इज A नोट माइनस AT, यानी कि ये इसको फॉलो करती है। और अगर ये इसको फॉलो करती है तो अभी आपने निकाला T हाफ क्या होता है? T हाफ होता है दैट इज इक्वल टू A नोट अपॉन 2K। ये एक्सप्रेशन अभी आपने निकाला। अब मैं क्या करता हूं, T 3/4 भी देख लेता हूं इसका, कि अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो 3rd 4th कंप्लीट होने में उसे कितना समय लगता है। तो मैं यहां पर T को मैं इधर ले गया, K को मैं इधर ले आया। भैया ये T इज इक्वल टू 1/K और यहां पर A नोट माइनस AT। ऑल राइट, अब T समय कितना है? समय दैट इज 3/4। 1/K, K तो नहीं बदलेगा क्योंकि सेम ऑर्डर की रिएक्शन है, केवल कॉन्सेंट्रेशन बदल रही है। कॉन्सेंट्रेशन बदलने से K नहीं बदलता। बढ़ते हैं आगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नोट ही रहेगा। अब आप लोग जानते हैं, इसे समझिए गौर से, AT का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट आफ्टर टाइम T, यानी कि बची हुई कॉन्सेंट्रेशन। अरे भैया 3/4 कंप्लीट हो चुकी है तो बचेगा कितना? 1/4। तो स्टार्टिंग में अगर A नोट लेके चले हो तो बचेगा कितना? A नोट/4, ये इतना बचेगा। बस बढ़ते हैं आगे, यहां से A नोट माइनस A नोट बाई दिस, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/K मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी इट इज 1/K, लिखेंगे यहां पर 1/K, और ये हो जाएगा 3/4 ऑफ
दैट इज ए नोट। अब करना क्या है, ये आया कितना, ये आ गया 3/4 दैट इज ए नोट अपॉन के। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास 3/4 का आ गया, ये एक्सप्रेशन आपके पास t½ का आ गया। अब हम क्या करते हैं, इधर आ जाइए, यहां से इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, t 3/4 डिवाइडेड बाई t½ करो भैया डिवाइड इनको, ये हो जाएगा ए नोट अपॉन 2k और डिवाइडेड बाई दैट इज 3/4 मल्टीप्लाइड बाई ए नोट अपॉन दैट इज के। ए नोट से ए नोट कट, के से के कट हो जाएगा और इसे जब आप शॉर्ट आउट करेंगे तो ये 3/2 आएगा। अब आप लोग जानते हैं 3/2 किसके बराबर होता है बच्चों, बताइए, 3/2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.5। तो आंसर आ गया t3/4 डिवाइडेड बाई t½ इज इक्वल टू 1.5 एंड दिस इंप्लाइज दैट, यहां से ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, t3/4 इज सिंपली इक्वल टू 1.5 टाइम्स दैट इज t½ सो यहां पर आकर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपका पूरा हो जाता है। इस प्रकार हमने बड़े आसान तरीके से, बड़े सरल तरीके से अपना जीरो ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस देखे। पहला रिकैप करता हूं, जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन दैट इज k इज इक्वल टू 1/t a नोट माइनस at। दूसरा, ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए। तीसरा, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, टाइम टेकन बाय ए रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, या हाफ लाइफ को हम T50% भी कह सकते हैं। इसके बाद हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या है, अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो बताओ उसे 50% कंप्लीट होने में या उसे आधा कंप्लीट होने में कितना समय लगता है। उसके लिए हमारे पास फिर से एक एक्सप्रेशन है ए नोट अपॉन 2k, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। और लास्ट में फिर हमने देखा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आया, दैट इज जीरो ऑर्डर की अगर रिएक्शन है तो ये पाया जाता है उसमें कि t3/4 यानी कि 3/4 रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 1.5 टाइम्स द टाइम टेकन फॉर इट्स 50% कंप्लीशन या फॉर हाफ लाइफ। सो t3/4 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स दैट इज t½ इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। यद्यपि आपको कोई डाउट या किसी तरह की कोई क्वेरी रह जाती है तो अब आप हमारे रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पर उसको मैसेज करके पूछ सकते हैं, या आधे घंटे के अंदर आप टेलीफोन करके भी उसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।